हेलो एवरीवन। तो आज हम ऑफिस कोवर्किंग स्पेस से बिलोंग करने वाली एक हाई बिजनेस ग्रोथ करने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। कंपनी का नाम है ईएफसी लिमिटेड। इस कंपनी का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए इस पूरे डिस्कशन को 4 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये जानेंगे कि इस कंपनी के कौन-कौन से बिजनेस वर्टिकल है। देन ये डिस्कस करेंगे कि कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से एफआई 26 के लिए किस तरह से बिजनेस ग्रोथ करने का गाइडेंस था हर एक वर्टिकल वाइज। देन ये डिस्कस करेंगे कि एफआई 26 के अंदर जो एक्चुअल बिजनेस की डिलीवरी हुई है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था, क्या उसको अचीव किया है या फिर उसको अंडर अचीव किया है। देन जो मैनेजमेंट की तरफ से कॉन कॉल हुई है क्वार्टर 4 एफआई 26 के रिजल्ट के बाद में, उसके मेजर कॉन कॉल क्या हाइलाइट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। देन मैनेजमेंट ने यहाँ पे अपकमिंग ईयर्स के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस दिया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड लास्टली हम लोग इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करके यहाँ पे किस तरह की डील बन रही है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पिक करते हैं, इस कंपनी के किस किस तरह के बिजनेस वर्टिकल हैं। तो इस कंपनी के मेजरली 3 बिजनेस वर्टिकल है। फर्स्ट आपका होता है लीजिंग वाला वर्टिकल, जहां पे ऑफिस स्पेस वाला सेगमेंट है। लीजिंग वाला वर्टिकल जो पूरे रेवेन्यू का लगभग 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा इनका वर्टिकल है डिजाइन एंड बिल्ड वाला, जहां पे आप कहते हो ना कि नया कोई ऑफिस स्पेस यदि लेट से कोई बनाते हैं तो वहां पे इंटीरियर डिजाइन का काम करना पड़ता है, यू कैन से सारी चीजें डिप्लॉय करनी पड़ती है उसको वर्केबल बनाने के लिए। तो वर्टिकल इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल होता है। तीसरा वर्टिकल इनका फर्नीचर वाला वर्टिकल, जिसके अंदर ये लोग फर्नीचर प्रोवाइड कराते हैं दूसरी कोवर्किंग स्पेस वाली कंपनीज को भी, एंड खुद पे यहाँ पे जहाँ लीजिंग करते हैं वहां पे से फर्नीचर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। तो इनके 3 बिजनेस वर्टिकल हैं। तीनों का क्या क्या गाइडेंस था मैनेजमेंट का एफआई 26 के लिए, पहले वो एक बार डिस्कस करते हैं। तो लीजिंग वाले स्पेस के लिए मैनेजमेंट ने बोला था कि हम लोग एफआई 26 के अंदर लगभग 18 से 20 हजार के आसपास नई सीट यहाँ पे ऐड करेंगे। एफआई 25 कंप्लीट होने के बाद में इनका सीट कैपेसिटी था लगभग 60,000 सीट के आसपास में। मतलब लगभग लगभग 30% के आसपास में अपनी सीट कैपेसिटी को ऐड करने का इन लोगों ने गाइडेंस दिया था। बात करें डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के लिए, तो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस था कि हम लोग इस वाले वर्टिकल के अंदर रेवेन्यू को लगभग 50% से ग्रोथ करेंगे। बात करें फर्नीचर वाले वर्टिकल के बारे में, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं था, बिकॉज ये वाला वर्टिकल रिसेंट में स्टार्ट हुआ था, तो इसका कोई गाइडेंस इस तरह से नहीं था। तो अब एक बार देखते हैं जो मैनेजमेंट ने यहाँ पे गाइडेंस दिया था हर एक वर्टिकल वाइज, उसके अंदर किस तरह से यहाँ पे एक्चुअल में डिलीवरी हुई है। तो मैनेजमेंट ने यहाँ पे जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन शेयर करी है इन्वेस्टर्स के साथ में, उसको एक बार मैं प्रेजेंट कर देता हूं, ताकि हम लोग हर एक बिजनेस वर्टिकल वाइज सारे नंबर्स को डिस्कस कर पाएंगे। तो एक बार वर्टिकल डिस्कस करने से पहले इसका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ क्या है वो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रही होगी। यदि बात करें स्पेसिफिकली सारे बिजनेस वर्टिकल को कंबाइन करके क्वार्टर 4 एफआई 26 के बारे में, तो वाई रेवेन्यू के अंदर यहाँ पे लगभग यू कैन से 39% से यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करें आपके इबिटा के पर्सपेक्टिव से, तो इबिटा के अंदर यहाँ पे केवल 32% से ग्रोथ है, बिकॉज इनका वाई ऑन वाई क्वार्टर 4 के अंदर भी इबिटा मार्जिन थोड़ा श्रिंक किया है। ऑल्दो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका इबिटा मार्जिन इंप्रूव हुआ है, बिकॉज क्वार्टर 3 एफआई 26 के अंदर इनका इबिटा मार्जिन 41% तक ड्रॉप कर गया था। अभी इस बार इबिटा मार्जिन है आपका 49% के आसपास में। एंड बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में, तो इसके अंदर केवल 22% की ग्रोथ हुई है। एंड बात करें प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ के बारे में, एक्चुअल पैट के बारे में, तो इसके अंदर वाई एन वाई यहाँ पे 45% के आसपास में ग्रोथ देखी जा रही है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर इनका लास्ट ईयर टैक्स कंपोनेंट ज्यादा था, इस बार इनका टैक्स इन्होंने 19% ही बुक किया है क्वार्टर 4 एफआई 26 के अंदर, इसीलिए आपको पैट के अंदर यहाँ पे 45% से ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। बात करें होल ईयर के बारे में, तो होल ईयर के अंदर इनका रेवेन्यू यहाँ पे ग्रोथ हुआ लगभग 58% के आसपास में। एंड इनका जो आपका इबिटा ग्रो हुआ समथिंग 43% के आसपास में। एंड इनका जो आपका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है एफआई 26 के अंदर वाई ऑन वाई वो 67% से ग्रोथ किया है। मतलब इस कंपनी ने वाई ऑन वाई अच्छा खासा अपना एफआई 26 के अंदर बिजनेस डिलीवर किया है। बट ये नंबर हमें सुपरफिशियल देखने पे लग रहे हैं। एक्चुअल में नंबर किस तरह से हैं, कितने अच्छे हैं, वो देखने के लिए हमें एक बार इस कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर तो मैं आपको ये बता दूं, जो इस कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट है वो क्वार्टर 4 के अंदर बहुत अच्छे खासी इंक्रीज हो गई है। मतलब पहले सारे क्वार्टर्स के अंदर 10 करोड़, 12 करोड़, 14 करोड़ के आसपास में थी, जबकि क्वार्टर 4 के अंदर इसकी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे लगभग 28 करोड़ रुपए यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। उसके पीछे रीजन यही है कि इन लोगों ने जो क्वार्टर 3 के बाद में जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट होता है पोस्ट आईएनडीएस वाला फॉलो करना स्टार्ट किया था, इसकी वजह से इनकी जो लीज लाइबिलिटीज हैं वो अच्छी खासी बढ़ गई हैं। इसी कारण इनका यू कैन से इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, जो हमें अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर भी अच्छा खासा इनका यू कैन से फाइनेंस कॉस्ट यहाँ पे रेफर करता हुआ दिखाई पड़ेगा सारे क्वार्टर्स के अंदर लगभग 28 करोड़ 30 करोड़ रुपीस के आसपास में। तो ये चीज हम लोग कंसिडर अभी से कर लेते हैं, बिकॉज आगे हम लोग वैल्यूएशन एनालिसिस करेंगे तो वाला फैक्टर हमारे काम आएगा। अब एक बार देखते हैं सेगमेंट वाइज यहाँ पे बिजनेस किस तरह से ग्रोथ किया है। तो उसके लिए इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की आई थिंक स्लाइड ये वाली है, राइट। तो आप देख पा रहे होंगे इनका जो आपका लीजिंग वाला वर्टिकल है
वो यहाँ पे वाई ऑन वाई ग्रो किया लगभग यू कैन से 44% के आसपास में। इनका डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है वो ग्रो किया 66% के आसपास में। एंड जो फर्नीचर वाला वर्टिकल है वो यहाँ पे अच्छा खासा ग्रो किया एफआई 26 के अंदर, बिकॉज एफआई 25 में तो ऐसा इसका कोई उतना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन था ही नहीं। एफआई 25 आई थिंक क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में तो वाला वर्टिकल स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे लगभग 63 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बुक हुआ है, मतलब 202% की वाई वाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो पड़ रहा है समथिंग 1037 करोड़ रुपीस के आसपास का, और EBITDA यहाँ पे लगभग यू कैन से 43% से ग्रोथ किया वाई ऑन वाई, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 67% से ग्रोथ किया वाई ऑन वाई, जो हमने ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर लिया था। तो ये पूरा सेगमेंट देखने के बाद क्या पता लग रहा है कि आपका ये देखो ना, डिजाइन एंड बिल्ड आपका फर्नीचर वर्टिकल है वो लगभग 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है टोटल रेवेन्यू का, जबकि आपका लीजिंग वाला वर्टिकल यहाँ पे केवल 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है टोटल वर्टिकल का। तो ये चीज हमें आगे हम लोग जब एनालिसिस करेंगे EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से उसके अंदर काम आएगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। अब बाकी का एक बार देखते हैं कि वर्टिकल वाइज यहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से क्या-क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई है, उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो एक बार फर्स्टली बात करते हैं इनका लाइक आई थिंक फर्स्ट वर्टिकल इनका लीजिंग वाला वर्टिकल ही होता है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। अभी तक तो इन लोगों ने अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन दी है। लीजिंग वाले वर्टिकल की बात करें, यस, तो लीजिंग वाले वर्टिकल के अंदर इन अभी करंटली लगभग 25 सिटीज के अंदर इनका ऑपरेशंस चल रहा है। मल्टीपल इनकी साइट्स हैं, इनके जितने सेंटर्स हैं इनमें से लगभग आपका ये करो ओन सेंटर जो खुद कंपनी ओन करती है 18 साइट्स खुद ओन करती है, और 99 साइट इन लोगों ने लीज पे ले रखी है लैंडलॉर्ड से। एंड एवरेज जो क्लाइंट का टेन्योर होता है इनके पास वो लगभग 51 मंथ्स का है, तो यहाँ पे अच्छी खासी लॉन्गेटिविटी दिखाई दे रही है उस क्लाइंट की। वो क्लाइंट एटलीस्ट यू कैन से 3 से 4 साल तक, 4 से 5 साल तक इन कंपनी के पास में रहने की यहाँ पे लॉन्गेटिविटी दिखाई पड़ रही है। एंड साथ में इनका ये भी कहना है कि जो हमारा लीजिंग वाला वर्टिकल है उसके अंदर 24% रेवेन्यू हमारे टॉप 10 क्लाइंट से कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ऐसा कोई क्लाइंट कंट्रीब्यूशन भी, क्लाइंट कंसंट्रेशन उतना अच्छा ज्यादा यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो अच्छी बात है, इनका लीजिंग वाला वर्टिकल मेरे को ठीक अच्छा लगता है। लगभग यू कैन से अच्छा खासा रेवेन्यू भी ग्रोथ किया है। एंड यहाँ पे मतलब बाकी का जो नंबर्स हैं सीट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से एक बार वो भी देख लेते हैं। तो सीट कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो लास्ट ईयर इनकी सीट कैपेसिटी थी लगभग 60,000 सीट की थी क्वार्टर 4 एफआई 25 के बाद में, और अभी सीट कैपेसिटी की टोटल कितनी हो गई 78.7 थाउजेंड, मतलब लगभग 19,000 के आसपास इन लोगों ने सीट ऐड करी है एफआई 26 के अंदर। तो ठीक है, जो इनका एक गाइडेंस था लगभग पहले तो इन लोगों ने गाइडेंस दिया था 25,000 सीट ऐड करने का, बट उसको घटा के 18 से 20,000 कर दिया था। तो रिवाइज गाइडेंस को यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड जो इनका टोटली इन लोगों ने रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन भी दिखाई पड़ रहा है। इनका कहना है कि जो हमारा आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज वाला जो क्लाइंट्स हैं वो यहाँ पे लगभग टोटल रेवेन्यू का लगभग 34% कंट्रीब्यूट करते हैं। बाकी कुछ और पैरामीटर देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया लोग स्प्रेडेड हैं, लाइक नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया के अंदर स्प्रेडेड हैं। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लीजिंग वाला वर्टिकल मेरे को इनका अच्छा लगता है। लीजिंग वाला वर्टिकल ऐसी कंपनी का क्या जो बाकी कंपनीज भी हैं उनका भी अच्छा ही रहता है। मतलब लीजिंग वाले वर्टिकल में कहीं दिक्कत देखने को मिलती नहीं है। अब देखते हैं एक बार इनका जो दूसरा वर्टिकल है डिजाइन एंड बिल्ड वाला, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो डिजाइन एंड बिल्ड वाला अंदर डेफिनेटली आपको पता है इंटीरियर का काम होता है, और इंटीरियर आर्किटेक्ट वाला काम होता है। तो इनके पास एक टीम भी अच्छी खासी इंटीरियर की काम करने वाली। तो इन लोगों ने बताया है कि हमारे पास में लाइक 80 प्लस डिजाइनर्स हैं, इंजीनियर्स हैं इस वाले वर्टिकल के लिए। एंड हम लोग 15 लोकेशन पे यहाँ पे अच्छे खासे काम कर रहे हैं, और 45 प्लस हमारे पास में क्लाइंट्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। बट ये वाला जो आपका वर्टिकल है ना, इसके अंदर मतलब जब आप काम करते हो तो उसकी पेमेंट भी कहीं से 4-5-6 महीने बाद में आती है। तो जो आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल में जो भी काम होता है एक्स वाई जेड, उसकी पेमेंट आपको 4-5-6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है। इसी के कारण इस कंपनी के रिसीवेबल्स बढ़े पड़े हैं, आपके डेटर डेज बढ़े हुए हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज डिजाइन एंड बिल्ड वाले काम के अंदर आपको पहले काम करके देना पड़ता है क्लाइंट को। क्लाइंट आपको उसकी पेमेंट करता है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद। तो ये थोड़ा यू कैन से रिसीवेबल्स का पंगा यहाँ पे फंस जाता है इस वाले वर्टिकल के अंदर। तो उतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है, बिकॉज ये कंप्लीटली बी2बी ही काम होता है, ऑर्डर बुक वाला काम होता है। लाइक काफी सारे कंपनीज की ऑर्डर बुक इनके पास आई रखी होगी, तो उसका काम करते रहेंगे। इनको रिसीवेबल्स मतलब इनका रेवेन्यू तो बनेगा, बट वो रिसीवेबल्स में जाके बैठ जाएगा। पैसा आएगा 3-4-5-6 महीने के बाद में। तो ये थोड़ा चैलेंज होता है इस वाले वर्टिकल के अंदर। बाकी देखें इनके फर्नीचर वाले वर्टिकल के अंदर, तो फर्नीचर वाले वर्टिकल का इनका जो रेवेन्यू का टारगेट है, लाइक जो रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं, समथिंग समथिंग यू कैन से लगभग 200 से 250 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव कर सकते हैं। एंड करंटली उनके पास नंबर ऑफ एसक्यूज है लगभग 1500 के आसपास में एसक्यूज हैं, और 60,000 क्वांटिटी लोगों ने डिलीवर भी कर दिया, अच्छी बात है। और ठीक है, तो ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस किया फर्नीचर वाले वर्टिकल के बारे में। और एक बार देखने की कोशिश करते हैं लाइक क्वार्टर 4 के अंदर, ये तो मैंने चलो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, EBITDA बाद में सारा सब कुछ डिस्कस कर लिया, वाई नंबर भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। और ये हमने एक बार देखें इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, लाइक इनका लीजिंग वाला वर्टिकल पहले 62% कंट्रीब्यूट करता था रेवेन्यू का 24 के अंदर, और अभी कितना कंट्रीब्यूट करता है 52% के आसपास। मतलब इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है वो लास्ट के 2-3 साल में अच्छा खासा ग्रो किया है। पहले 27% कंट्रीब्यूशन था, अब बढ़ के 42% हो गया है। तो मतलब ये हमने काइंड ऑफ डिस्कस करने की कोशिश
कि इस कंपनी का सेगमेंट वाइज किस तरह का रेवेन्यू ग्रोथ आया है एंड साथ में ही कंपनी का लाइक यू कैन से व्हाई ऑन बेसिस पे बिजनेस किस तरह से ग्रोथ किया है सेगमेंट वाइज। तो मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी सेगमेंट वाइज, उन सारे गाइडेंस को यहाँ पे अचीव किया है। इधर आप सीट कैपेसिटी एडिशन के पर्सपेक्टिव से बोल दो या फिर आप बोल दो डिजाइन बिल्ड वाले वर्टिकल के रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, उसके अंदर तो 50% की गाइडेंस थी, डिलीवरी लगभग 66% से करी है। देन एक मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, डिजाइन बिल्ड का वर्टिकल इनका अच्छा खासा ग्रो किया है। बट इनका जो डिजाइन एंड बिल्ड का वर्टिकल तो सबसे अच्छा खासा ग्रो किया है, उसी में एक नेगेटिविटी क्रिएट हुई। आपको पता ही है ऑर्डर बुक में काम होता है इस वाला, लाइक ऑर्डर बुक है, आप ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, आप इनवॉइस तो रेज कर दोगे क्लाइंट को, बट उसकी पेमेंट आएगी 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो आपका पैसा रिसीवेबल्स के अंदर फंस जाता है। तो आपने इसकी बैलेंस शीट जब देखी होगी क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में, तो इसके अंदर आपका 245 करोड़ रुपए के आसपास का रिसीवेबल्स खड़ा दिखाई पड़ रहा है। लीजिंग वाले वर्टिकल के अंदर ऐसा कोई रिसीवेबल नहीं होता है, बिकॉज़ वहां तो आपको मंथली रेंट आता है आपके क्लाइंट से। यदि 1 महीने मतलब यदि 1 महीने में रेंट नहीं आया तो आप उसको नोटिस थमा दोगे खाली करने के लिए, राइट? तो मतलब एज सच लीजिंग वाले वर्टिकल में दिक्कत नहीं है। आपका जो बाकी का 50% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हो रहा है फर्नीचर वाला वर्टिकल से, डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल से, वहां मेरे को यू कैन से रिसीवेबल्स का पंगा थोड़ा यहाँ पे फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज़ बैलेंस शीट के अंदर साफ-साफ दिखाई पड़ रहा है। अब देखते हैं, जब मैनेजमेंट ने कॉन कॉल किया तो कॉन कॉल के मेजर क्या-क्या हाइलाइट्स थे, पहले उनको डिस्कस करते हैं, देन एफवाई 27 के लिए किस तरह से बिजनेस को ग्रोथ करने की गाइडेंस थी, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो कौन-कौन की जो मेजर हाइलाइट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्टली तो ये डिस्कस हुआ था कि लाइक आप लोग फंड्स क्यों रेज़ कर रहे हो? आपने लाइक अभी 150 करोड़ रुपीस का राइट इश्यू किया था। तो सॉरी 160 करोड़ रुपीस का राइट इश्यू किया था, आपने वो फंड रेज़ क्यों किए? तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि हमने अच्छा खासा ग्रोथ तो दिखाया है, बट हमारा कुछ पैसा यू कैन से रिसीवेबल्स के अंदर फंसा हुआ है, वो पैसा अभी आया नहीं है। इसलिए हमें वर्किंग कैपिटल को बनाए मेंटेन रखने के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए हमें यू कैन से ये वाला राइट इश्यू लाना पड़ा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था एनालिस्ट की तरफ से कि आपने राइट इश्यू क्यों किया? आप डेट भी रेज़ कर सकते थे। आप क्यूआईपी से भी अपना अमाउंट रेज़ कर सकते थे। तो ठीक है, डेट वाले पार्ट में तो हमें पता है कि भाई इनका लीज़ लायबिलिटीज़ मिला के अच्छा खासा डेट टू क्रेडिट रेशियो लगभग 2 के आस-पास जा चुका है। बट क्यूआईपी से पैसा रेज़ क्यों नहीं किया? तो मतलब यहाँ पे ऐसा कोई मैनेजमेंट की तरफ से कोई फिक्स आंसर नहीं था, कोई करेक्ट आंसर नहीं था, कोई स्ट्रांग बिलीव वाला आंसर नहीं था। बट जो मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ मेरे कई लाइव सेशन के अंदर कि यहाँ पे जो प्रमोटर हैं मिस्टर उमेश साहब, वो क्या चाहते हैं कि कंपनी की मैक्सिमम शेयर होल्डिंग उन्हीं के पास में ही रहे। लाइक इन लोगों ने इनकी एक सब्सिडियरी हुआ करती थी, जो व्हाइट हिल्स नाम से, जो डिजाइन बिल्ड का काम करती है। उसके अंदर ईएफसी लिमिटेड की भी होल्डिंग थी, साथ में प्रमोटर की भी होल्डिंग थी। तो उस कंपनी को इन लोगों ने एक्वायर किया था इस टाइम पे जब ईएफसी का यू कैन से करंटली आपको पता है वैल्यूएशन बहुत सस्ता चल रहा है। तो उस वाले केस के अंदर उस कंपनी को एक्वायर किया, तो ओवरऑल एक्विजिशन के बाद में ईएफसी लिमिटेड के अंदर उमेश साय जो इनके प्रमोटर, उनकी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग बढ़ गई। मतलब लाइक मेरा थॉट प्रोसेस है कि अभी अभी ये लोग फिर से राइट इश्यू लाना चाह रहे थे, और राइट इश्यू बहुत चीप वैल्यूएशन पे लाए। मतलब 10 की पी रेशियो पे राइट इश्यू कौन लाता है यार? मतलब ठीक है, स्टॉक प्राइस नीचे चल रहा है, मार्केट ने आपको 50-60% करेक्शन दे रखा है स्टॉक में ऊपर से, तो इन लोगों ने राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, राइट मौका ढूंढा है कि हम लोग कंपनी में पैसा भी डाल देंगे और सस्ते रेट में प्रमोटर को भी शेयर मिल जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो यहाँ पे मेरे को लग रहा है साफ साफ प्रमोटर के एंगल के पर्सपेक्टिव से कि वो चाहते हैं कि यार मेरे को कम से कम पैसा लगाना पड़े और मेरी कंपनी के ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डिंग मेरे को मिल जाए। तो वाला फैक्टर मेरे को लगा, जो मैंने पहले भी कई लाइव सेशन के अंदर डिस्कस किया ईएफसी के बारे में। आई थिंक जो लोगों ने लाइव सेशन अटेंड किया होगा, फिर ईएफसी के बारे में क्वेश्चन पूछा होगा, तो डेफिनेटली उनको ये बात पता होगी। तो ये चीज मेरे को थोड़ी अच्छी नहीं लगती है कि ठीक है, मतलब एक वैलिड क्वेश्चन है, ये लोग क्यूआईपी भी तो ला सकते थे ना यार। बट आपको पता है बहुत लोअर वैल्यूएशन पे क्यूआईपी लाना प्रमोटर को जाएगा ही नहीं, कि मैं मेरी कंपनी की डाइल्यूशन लोअर वैल्यूएशन पे क्यों डाइल्यूट करूं? समझ रहा है मेरी बात? तो इसलिए प्रमोटर ने लाइक इनकी लेट से 60% होल्डिंग है, 150 करोड़ रुपीस का राइट इश्यू था, तो उसका 60% 90 करोड़ रुपए कंपनी के अंदर डाला और खुद का शेयर होल्डिंग जो 60% है मेंटेन रखा। मतलब यहाँ पे एक थोड़ी कौन से थोड़ी बुद्धि लगाई है प्रमोटर ने खुद की शेयर होल्डिंग को मेंटेन रखने के लिए। पर ठीक है, ऑल्दो मैनेजमेंट ने बोला कि अपकमिंग ईयर्स के अंदर लाइक 1-2 साल बाद में हम लोग हेवी कैपेक्स करेंगे, अच्छे से हमारे बिजनेस को रैंप अप करेंगे, उस टाइम पे डेफिनेटली हम लोग डेट भी प्लान कर सकते हैं और क्यूआईपी भी प्लान कर सकते हैं। बट एक काइंड ऑफ मेरे को लॉलीपॉप सा लगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है ना, प्रमोटर को अपनी होल्डिंग मेंटेन रखनी थी। प्रमोटर यू कैन से लाइक सस्ते वैल्यूएशन पे अपने शेयर्स ज्यादा से ज्यादा एक्वायर करना चाहता है, तो ठीक है, वो राइट इश्यू लेके आ गया। बहुत सिंपल सी बात मेरे को ये लगी। ज्यादा इस पे हम लोग और ग्रिल नहीं करेंगे। अब बात करते हैं इनके कॉन-कॉल के नेक्स्ट हाइलाइट के बारे में। तो अब देखो हुआ क्या है, इन लोगों ने बोला कि हमारा यू कैन से रिसीवेबल्स क्रिएट हुआ डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल से, और इन लोगों ने फोकस किया है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर मेजरली कलेक्शन पे काम करेंगे, बिकॉज 250 करोड़ रुपीस के आसपास का रिसीवेबल आपका बन गया है, आपने 500 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू बुक किया है फर्नीचर और डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल से। आपका लेजिंग वाले से तो ऐसे कोई रिसीवेबल बनेगा नहीं, बिकॉज आपको मंथली रेंट आता है क्लाइंट से, मंथली रेंट नहीं आएगा तो आप उसको नोटिस थमा दोगे, तो क्लाइंट को वैसे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो जो 500 करोड़ रुपीस का बिजनेस आपका रिसीवेबल, चलो ठीक है 30-40 करोड़ रुपए एक महीने का रेंट लेट से पड़ा होगा, बाकी का आपका क्लाइंट्स का, तो चलो फिर भी 200 करोड़ रुपीस का आपका यू कैन से अभी भी रिसीवेबल्स के अंदर मामला फंसा हुआ है। 500 करोड़ रुपीस का आपने बिजनेस किया फर्नीचर वर्टिकल का, डिजाइन एंड बिल्ड वर्टिकल का, आपका कितना रिसीवेबल फंसा हुआ है? लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास में। वो चीज मेरे को यहाँ पे बिल्कुल भी सही नहीं लगी कि आपने फिर क्या बिजनेस किया। आपका 40-45% अमाउंट तो लगभग आपका रिसीवेबल्स के अंदर फंसा हुआ है,
राइट? तो वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगी। तो ऑल्दो मैनेजमेंट का भी ये फोकस है कि हम लोग एफवाई 27 के अंदर डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के अंदर उतना अच्छा ग्रो नहीं करेंगे। जैसे इन लोगों ने पहले गाइडेंस दिया था कि हम लोग लगभग 60% से ग्रो करेंगे, 55% से ग्रोथ करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन अब मैनेजमेंट बिल्कुल ट्रैक पे आ रही है कि हम लोग 60% से ग्रोथ नहीं करेंगे उस वर्टिकल को। हम पहले उस पे कलेक्शन पे फोकस करेंगे और क्वालिटी रेवेन्यू को यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे। बट ये होप जगाई है, यू कैन से मैनेजमेंट ने वादा किया है। एक्चुअल में डिलीवरी होगी तभी पता लगेगा कि यहाँ पे कलेक्शन पे काम किया गया है या फिर नहीं किया गया। जब H1 FY 27 के बाद में जब बैलेंस शीट आएगी, इनके रिसीवेबल्स का पता लगेगा, तभी क्लैरिटी मिलेगी कि जो मैनेजमेंट कॉन कॉल में बोल के गई है, वो एक्चुअल में अचीव किया है या फिर अचीव नहीं किया है। तो ये हो गया आपका कॉन-कॉल के कुछ 1-2 हाइलाइट और भी डिस्कस कर लेते हैं। एआई का क्या इम्पैक्ट रहेगा? इनसे पूछा गया तो उन लोगों ने बोला कि एज़ सच कोई एआई का इम्पैक्ट नहीं रहेगा। काफ़ी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इंडिया में आ रहे हैं, तो एज़ सच मतलब ऑफिस लीजिंग वाला जो स्पेस है उसके अंदर सेक्टोरियल टेलविंड है। लाइक सेक्टर ही अच्छे खासे रेट से ग्रोथ कर रहा है 12, 13, 14% के आसपास में। डेफिनिटली जिसमें हाई ग्रोथ प्लेयर्स हैं, मे बी यू कैन से 25, 30, 20% के आसपास में ग्रोथ कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन लोगों ने बताया कि हमारा जो फर्नीचर वाला वर्टिकल है, उसका 25% इबिट्टा मार्जिन होता है। एंड एक चीज अच्छी क्या इन लोगों ने बताई कि हमारा जो लीजिंग वाला वर्टिकल है, तो हमें लाइक हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारी चेयर्स प्रोवाइड करानी पड़ती है, कुछ कुछ इंफ्रा प्रोवाइड करना पड़ता है, टेबल चेयर देनी पड़ती है। साथ में जो हमारा इंटीरियर वाला काम होता है, दूसरा डिजाइन एंड बिल्ड वाला काम होता है, उसके अंदर भी हमें काफी सारा क्लाइंट को फर्नीचर देना पड़ता है। फैंसी काइंड ऑफ चेयर होगी, यू कैन से मीटिंग एरियाज या फिर यू कैन से कॉमन एरियाज के लिए, रिसेप्शन वाले काम के लिए, जैसे हमने इमेजेस के अंदर भी देखा था। तो उसके लिए भी ये लोग जो फर्नीचर पहले किसी दूसरे तीसरे वेंडर से मंगवाया करते थे, अब इनके पास खुद का ही फर्नीचर का एक से वर्टिकल है, तो वहां से लोग फर्नीचर मंगवा के वहां पे सेट कर देते हैं। अदरवाइज जब पहले किसी और से फर्नीचर मंगाते थे, तो जो फर्नीचर देने वाला था वो भी 10-12% अपना मार्जिन रखता था। बट इस बार इनके पास खुद का फर्नीचर वर्टिकल है, तो इनको वो 10-12% मार्जिन अपना वेंडर को नहीं देना पड़ता है। ये एक अच्छी बात है कि ठीक है, इन लोगों ने जो फर्नीचर का वर्टिकल है वो ऐसा जिनका कोई मेन वर्टिकल नहीं, एक सपोर्टिंग वर्टिकल है, कि जो इनका दो मेजर वर्टिकल है, लीजिंग वाला और आपका डिजाइन एंड बिल्ड वाला, उसको हाई रेबिटा मार्जिन जनरेट करने में कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, ऑल्दो कुछ-कुछ दूसरे अलग डिफरेंट क्लाइंट्स से जो इनसे ना लेजिंग का काम करवा रहे हैं, ना ही आपका डिजाइन एंड बिल्ड का काम करवा रहे हैं, उनसे भी फर्नीचर का ऑर्डर आता है। तो वो लोग इन लोगों ने यहाँ पे साफ-साफ बताया कि वहाँ से भी हमारा कुछ-कुछ ऑर्डर आता है। बट हमारा जो फर्नीचर का वाला वर्टिकल है, हमारे 2 मेजर बिज़नेस वर्टिकल के एबिटा मार्जिन को हायर बनाने में हमें हेल्प करता है। तो ये बात हुई। अब इनसे पूछा गया कि आपके 3 बिज़नेस वर्टिकल हैं। तीनों बिज़नेस वर्टिकल को अच्छे से ग्रो कराओगे तभी जाके आपकी बिज़नेस की ग्रोथ होगी। तो हमारे 2 क्वेश्चन है, एनालिस्ट ने साफ-साफ बोला कि हमारे 2 क्वेश्चन है। पहले ये बताओ कि आपका जो बिज़नेस है, तीनों वर्टिकल का, इसकी सस्टेनेबिलिटी बताओ एंड साथ में वो बिज़नेस आगे कितना जाके सर्टेन बन सकता है, कितना स्टेबल है, वो वाला एंगल हमें यहाँ पे दो। बिकॉज़ जो डिज़ाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है, वो बी2बी वाला वर्टिकल है, ऑर्डर बुक पे काम करता है, तो उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसपे थोड़ा डाउट है। मतलब तो मैनेजमेंट ने फिर तीनों बिज़नेस वर्टिकल के लिए बताया। फर्स्ट लीजिंग वाले पार्ट के लिए कि लाइक लीजिंग वाले पार्ट के लिए हमारे लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 4 से 5 साल के, तो ठीक है। वो तो बिल्कुल आपका स्टेबल बिज़नेस है और आपने सीट कैपेसिटी बढ़ा रहे हो, तो डेफिनिटली वहाँ पे ग्रो कर जाओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बात करें डिज़ाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के लिए, उसके लिए मतलब ऑल्दो मैनेजमेंट ने जो आंसर दिया उससे मैं भी इतना कॉन्फिडेंस फील नहीं करता। बट ठीक है, मैनेजमेंट ने बोला कि लाइक डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के लिए हम लोग इंडिया के टॉप 4-5 वीकन से कॉन्ट्रैक्टर्स के अंदर आते हैं, जो 50 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट क्रेडिट पीरियड पे खुद से एग्जीक्यूट कर पाए। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब क्रेडिट पीरियड पे मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ कि ठीक है, आपको एक ऑर्डर बुक में एक ऑर्डर मिला, आपने काम करके दे दिया अपने क्लाइंट को और आपको क्लाइंट से पैसा आएगा 90 दिन बाद में। आपका प्रोजेक्ट का अमाउंट कितना था? 50-60 करोड़ रुपए के आसपास में। तो ये वाला मतलब ठीक है, आपके पास एक फाइनेंशियल कैपेबिलिटी तो आप कर सकते हो, बट आपका पैसा अभी तक फंसा पड़ा है, अभी आपका पैसा आया नहीं। मतलब उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को आपको अपना खुद का पैसा यूज करना पड़ा। आपका क्लाइंट आपको पैसा कब देगा? 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो इन लोगों ने बोला कि जो इंडिया के टॉप 4 से 5 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, डिजाइन बिल्ड वाले वर्टिकल के लिए, उसके अंदर हमारा यू कैन से कैपेबिलिटी है, तो हम लोग आसानी से ऑर्डर विन कर लेते हैं। तो काइंड ऑफ इन लोगों ने यहाँ पे एक होप देने की कोशिश करी है, कि इसके वर्टिकल के अंदर भी हमारी अच्छी खासी बिज़नेस विजिबिलिटी यहाँ पे दिखाई पड़ती है। फर्नीचर वाले वर्टिकल के तो डेफिनिटली मतलब ये एक सपोर्ट बिज़नेस है, डेफिनिटली मतलब एबिटा मार्जिन को इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये वाला एक ठीक है, एक पॉजिटिव पॉइंट है, तो एज़ सच मतलब इसके अंदर तो डेफिनिटली आपके जब 2 वर्टिकल अच्छे काम करेंगे, तो फर्नीचर वर्टिकल आपका वैसे ही ग्रो कर जाएगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने बात करी लाइक इनके सारे बिज़नेस वर्टिकल की, कि भाई आपकी स्टेबिलिटी क्या है और ग्रोथ विजिबिलिटी क्या है, उसके बारे में। अब एक बार बात करते हैं कि एफवाई 27 के लिए मैनेजमेंट ने अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने की गाइडेंस दिया, उसकी बात करते हैं। तो वर्टिकल वाइज बात करते हैं। पहले लीजिंग वाले वर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो अगेन मैनेजमेंट ने वही बोला है कि हम लोग एफवाई 27 के अंदर में हमारी सीट कैपेसिटी को लगभग 18 से 20 हजार यहाँ पे इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। मतलब 78-79,000 आपकी सीट्स हैं, लगभग 20 हजार सीट आप ऐड करोगे तो आपका मोटा मोटी सीट एक्सपेंशन हो गया कैपेसिटी का लगभग 25% के आसपास में। साथ में आपकी जो पुरानी सीट्स है उसके अंदर लेट्स से
कुछ 5-7% का रेंटल हाइक होगा, तो डेफिनिटली आपका रेवेन्यू में भी अराउंड 30% के आसपास में ग्रोथ करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। बात करें आपके डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल के बारे में, तो मैनेजमेंट की वही गाइडेंस है कि हम लोग अराउंड अराउंड यू कैन से लगभग 40% से ग्रोथ करेंगे। लास्ट ईयर हमने 66% से ग्रोथ किया है। इस साल हम लोग कलेक्शन पे फोकस ज्यादा करेंगे और हम लोग क्वालिटी वाला रेवेन्यू लाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। मतलब क्वालिटी बिजनेस की बातें यहाँ पे मैनेजमेंट कर रहा था। बात करें फर्नीचर वाले गाइडेंस के बारे में, तो फर्नीचर के बारे में लोगों ने बोला हम लोग 50% से हमारा रेवेन्यू ग्रोथ यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब 60 करोड़ रुपीज का इनका बिजनेस हुआ फर्नीचर का, तो मे बी 90 करोड़ रुपीज का बिजनेस इनका फर्नीचर वाले वर्टिकल से आ सकता है। बट अगेन सिंपल सी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ठीक है, मैनेजमेंट ने यहाँ पे थोड़ा कौन से प्रिकॉशंस लिए हैं, बिकॉज लाइक जैसे हमने डिस्कस किया कि डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल इनका ज्यादा रिसीवेबल्स क्रिएट करता है, तो उनको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ साफ यू कैन से अपना प्रिकॉशंस लिया है और डिजाइन एंड बिल्ड वाले वर्टिकल का रेवेन्यू ग्रोथ की गाइडेंस को घटाया है 60% से 40% पे। तो मे भी मार्केट को वो चीज अच्छी नहीं लगी होगी, बट मार्केट को अच्छी नहीं लगने से क्या होगा? सीधी सी बात है ना, आप इस बार भी यदि 60% से ग्रो करोगे तो आपका फिर से रिसिबल के अंदर पैसा फंस जाएगा। और आप देखो ना यार, यदि आपको सपोज करो डिजाइन एंड बिल्ड का आपका रेवेन्यू होता है समथिंग 450 करोड़ रुपए के आसपास का, यदि आप इसको ग्रो करना चाहोगे, आपका 90 डेज का रिसीवेबल्स है, तो यू कैन से मतलब हमारे साल के अंदर 365 दिन होते हैं, 90 डेज का आपका रिसीवेबल है, तो आपको 450 करोड़ रुपीस का बिजनेस करने के लिए हरदम लगभग 125 फिर 100 से 125 करोड़ रुपीस का कैपिटल आपको चाहिए होगा, आपके उस बिजनेस वर्टिकल का यू कैन से ग्रो कराने के लिए। आपने तो यहाँ पे लगभग 50 यदि 60% की ग्रोथ करते, मतलब 240 करोड़ रुपीस का और रेवेन्यू ऐड करते, मतलब 450 करोड़ प्लस 240 करोड़ आपका बन गया समथिंग समथिंग 700 करोड़ रुपए के आसपास में। तो 700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने के लिए उसको बटे 4 कर दो, बिकॉज़ 90 डेज का इनका रिसीवेबल पीरियड है। तो 700 बटे 4 कितना हुआ? 175 करोड़ रुपीस हरदम आपको चाहिए होंगे यहाँ पे 700 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू अचीव करने के लिए, राइट? तो आप देखो ना, इन लोगों ने जो राइट इश्यू से पैसा रेज़ किया, 150 करोड़ रुपए रेज़ किया है। मतलब सीधी-सीधी बात है, सॉरी 160 करोड़ रुपए जो रेज़ करे, मैं हर बार कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, 150 करोड़, 160 करोड़। हाँ, ठीक है, इसको प्लीज़ उस तरह से लेना, 150 करोड़, 160 करोड़ मतलब जो भी एक्चुअल नंबर है इनका, राइट इश्यू का, उसको भी प्लीज़ कंसीडर करना। तो मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, वो राइट इश्यू इसीलिए तो किया है बिकॉज़ इनके पास अभी कैश नहीं है। बैलेंस शीट में कैश कितना पड़ा है? लगभग 90 से 95 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड सीधी-सी बात है यार, लाइक आप ये देखो, इनको सीट कैपेसिटी ऐड करना है लगभग 20,000 सीट के आसपास में। पर सीट खर्चा आता है 50,000 रुपए का। तो 100 करोड़ रुपए तो उनको वहीं पे चाहिए नई सीट कैपेसिटी ऐड करने के लिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात? साथ में डिजाइन बिल्ड के वर्टिकल को भी ग्रो कराना है। तो लेट्स से उसको 40% से ग्रो कराएँगे, तब भी इनको लगभग यू कैन से 150 140 करोड़ रुपए के आसपास का कैश चाहिए होगा उस वाले वर्टिकल ग्रो कराने के लिए। तो मोटा-मोटी इनको लगभग दोनों वर्टिकल के लिए 250 करोड़ रुपए की वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो इनके पास 100 करोड़ रुपए के आसपास का कैश था, 160 करोड़ जो भी रुपए इन लोगों ने रेज़ किए, तो मोटा-मोटी वहाँ जाके इनकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। बट अगेन फोकस करना पड़ेगा कि एफवाई 27 के अंदर इनका कलेक्शन होना चाहिए अच्छा खासा और इनके रिसीवेबल्स डाउन आने चाहिए। बिकॉज़ जो 245 करोड़ रुपए का रिसीवेबल है, उसको लाके लोग यदि बिलो 50 करोड़ ले आते हैं, तो 200 करोड़ रुपए का कैश आपने अपने बिज़नेस से वापस निकाल लिया। मतलब जो रिसीवेबल्स के अंदर था, उसी 200 करोड़ रुपए को फिर आप अगले साल के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हो और इस साल जो बिज़नेस करोगे उसका भी आपको कैश कंटीन्यूअसली वापस अपने पास में जनरेट करना पड़ेगा। तभी आप अगले साल एफवाई 28 के अंदर अच्छा खासा बिज़नेस ग्रोथ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर एफवाई 28 में फिर से क्यूआईपी करना पड़ेगा, फिर से राइट इश्यू लाना पड़ेगा, जो केन्स टेक्नोलॉजी करता है। समझ गए आप मेरी बात? तो यहाँ पे इस पूरे बिज़नेस के अंदर मेरे को एक नेगेटिविटी लगती है। मतलब आपका लेजिंग वर्टिकल सुपर डुपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 25-30% से ग्रोथ कर रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका मेन दिक्कत है मेरे को ऑर्डर बुक वाला जो इनका सेगमेंट है, डिजाइन एंड बिल्ड वाला, जहाँ पे काम हो जाता है, पैसा 90 से 100 दिन के बाद में आता है। ये मेरे को बड़ा तकलीफ सही इनका सेगमेंट लगता है। ये वाला वर्टिकल इनका लगभग 45 से 50% रेवेन्यू भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये थोड़ा पेनफुल है। तो आई थिंक अब वो देखना पड़ेगा कि ये लोग अपनी ग्रोथ को भी मेंटेन रखें और उसके अंदर यू कैन से आपका रिसीवेबल्स भी ज्यादा जनरेट ना होने दें। उन दोनों चीजों को इनको मेंटेन करके चलना पड़ेगा एफवाई 27 के अंदर। अदरवाइज एफवाई 28 के लिए वर्किंग कैपिटल फिर कहां से लाओगे? कब तक आप यू कैन से राइट इशू लाते रहोगे? कब तक आप फिर क्यूआईपी लाओगे? क्या करोगे? समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये चीजें में फोकस करनी पड़ेगी कि H1 एफआई 27 की जब बैलेंस शीट आएगी, तो उसके अंदर इनका रिसीवेबल्स निपटा है, नहीं निपटा है, रिड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ है, वो चेक करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज यदि इनका रिसीवेबल और बढ़ जाता है H1 एफआई 27 के बाद में, तो फिर दिक्कत है। फिर आगे जाके धंधा कैसे ग्रोथ करेगा? वर्किंग कैपिटल कहां से लाओगे नेक्स्ट टाइम आप धंधा अपना अच्छे से ग्रो कराने के लिए? तो हमें बिल्कुल एकदम बिल्कुल मतलब यू कैन से हमारी नजरें पैनी बना के रखनी है इसके इनके बैलेंस शीट के ऊपर कि रिसीवेबल्स डाउन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि रिसीवेबल डाउन आएगा तभी जाके बिजनेस सस्टेन हो पाएगा, सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। जो केन्स टेक्नोलॉजी में हुई है ना, आपको याद होगा सारा सब कुछ कि वो लोग भी लाइक क्यूआईपी से पैसा रेज करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको पैसा मिलता है अपना क्लाइंट से लगभग 3 महीने बाद में, 4 महीने बाद में, 5 महीने बाद, तो वो फिर वो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। मतलब आपने क्यूआईपी से पैसा रेज किया, क्यूआईपी लाया और आपने वर्किंग कैपिटल में लगाया, अपने क्लाइंट्स को मटेरियल भेज दिया, जो भी आपका ऑर्डर बुक फुलफिल करना था आपने फुलफिल कर दिया,
और फिर आपका पैसा ही नहीं आ रहा है, तो फिर आप आगे ग्रोथ कैसे करोगे? तभी तो मैं बारी-बारी से बोलता रहता हूँ कि हमें उन बिज़नेसेस को हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना चाहिए, जहाँ पे यू कैन से एक या तो कंज्यूमर के साथ बिज़नेस हो, तो कंज्यूमर तो बेचारा क्या करता है, आज सामान खरीदेगा, आज ही पैसे देके आएगा, बिकॉज़ उसको तो कुछ क्रेडिट पीरियड तो मिलता ही नहीं है ना। हम लोग किसी दुकान से कपड़े खरीदने जाते हैं या ज्वेलरी शॉप से ज्वेलरी खरीदने जाते हैं, तो क्या हमें या फिर हॉस्पिटल से बाहर आते हैं ट्रीटमेंट करा के, तो हम लोग ये थोड़ी बोलते हैं कि हम लोग पैसे आपको 4 दिन बाद में देंगे, पैसे तुरंत देने पड़ते हैं। तभी मैं बारी-बारी से बोलता रहता हूँ कि हमें क्यों लाइक उन बिज़नेस पे फोकस करना चाहिए जो कंज्यूमर ड्रिवन हो, बिकॉज़ वहाँ पे रिसीवेबल्स का पंगा ही नहीं है। या फिर आप यदि कुछ B2B बिज़नेसेस के अंदर जा भी रहे हो, तो फिर वो बिज़नेस चूज़ करो जहाँ पे आपको कैश फ्लो हर मंथली आ रहा हो। आपका जैसे लीजिंग स्पेस का वर्टिकल है, डेफिनिटली आपको हर महीने कैश आता रहेगा, आपको दिक्कत ही नहीं होगी अपने वर्किंग कैपिटल के लिए। बट आपका ये डिजाइन बिल्ड वाला, वो दिक्कत कर जाएगा। तो अगेन इन समरी जो मैंने आपको काफ़ी समझा दिया होगा अब तक तो, आप समझ गए होंगे। तो मेरा पॉइंट है कि हमारी जो अपकमिंग क्वार्टर्स के रिजल्ट आएँगे एफसी लिमिटेड के, तो उसके अंदर जो इनकी बैलेंस शीट है, H1 FY27 की, उसको माइनरली हमें ट्रैक करना पड़ेगा, पैनी नज़र से ट्रैक करना पड़ेगा कि इनका रिसीवेबल्स घट रहा है ना, इनका रिसीवेबल्स कैश के अंदर कन्वर्ट हो रहा है ना, अदरवाइज़ फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर सस्टेनेबल ग्रोथ करने में बड़ी दिक्कत आएगी इस कंपनी को। तो हमने बात करी इनके कौन-कौन हाइलाइट्स के बारे में, साथ में FY27 का इनका किस तरह का बिज़नेस का गाइडेंस उसके बारे में, साथ में ही कौन से नेगेटिव पॉइंट्स हमें ध्यान में रख के चलने इस कंपनी के लिए, वो मैंने डिस्कस करे। अब एक बार इस कंपनी का वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। तो इस कंपनी की करंटली मार्केट कैप है 2700 करोड़ रुपए के आसपास में, जी अच्छी बात है। FY26 का रेवेन्यू है समथिंग 1040 करोड़ रुपए के आसपास में, जी अच्छी बात है। उन लोगों ने जो वर्टिकल वाइज रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस दिया, उनको यदि मैं मर्ज कर लूं, तो लगभग इनकी रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस आ रहा है लगभग 35 से 40% के आसपास में, मोटा-मोटी 35% आप कंसीडर करके चल सकते हो। तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो जाएगा आपका FY27 का, लगभग 1400 करोड़ रुपए के आसपास में। आपका एबिटा मार्जिन मतलब मैं कितना कंसीडर करूं, नॉर्मली लाइक जो इनका क्वार्टर 4 FY26 का जो एबिटा मार्जिन है 49% का, उसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा, एवरेज में 45% ले लेता हूं, जो इनका काफी वेरिएशन आया है FY26 के अंदर। मैं लगभग एवरेज करके 45% इनका एबिटा मार्जिन यहाँ पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनका एबिटा कितना बनेगा, वही 600 से 650 करोड़ रुपए के बीच में। अब देखो, इन्होंने जो क्वार्टर 4 के अंदर लाइक क्वार्टर 3 की कॉन कॉल में क्या बताया था कि पोस्ट आईएनडी एज वाला ये लोग अकाउंटिंग मेथड यूज करेंगे, तो उनकी लीज लायबिलिटीज बढ़ गई है। तो लीज लायबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो इनकी फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। क्वार्टर 4 के अंदर इनकी फाइनेंस कॉस्ट आई लगभग 30 करोड़ रुपए के आसपास में। एंड जैसे-जैसे इनकी नई सीट कैपेसिटी ऐड होगी, वैसे-वैसे इनकी लीज लायबिलिटीज बढ़ेगी। तो डेफिनिटली इनकी फाइनेंस कॉस्ट यहाँ से और इंक्रीज करने वाली है। तो मोटा-मोटी मैं मान के चल रहा हूँ कि FY27 के अंदर इनकी फाइनेंस कॉस्ट बनेगी लगभग 120 करोड़ रुपए के आसपास में। साथ में इनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट भी देख लेते हैं। क्वार्टर 4 FY26 के अंदर इनका एग्जिट का जो डिप्रिसिएशन है लगभग 35 करोड़ रुपए का बना है। इसको यदि मैं थोड़ा जनरलाइज करूँ FY27 के अंदर, तो इनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट बन सकता है 120-140 करोड़ रुपीस के आसपास में FY27 के अंदर। तो उनके दो बड़े कंपोनेंट हो गए जो इनके एबिटा से रिड्यूस करने पड़ेंगे। फर्स्ट इनका फाइनेंस कॉस्ट जो 120 करोड़ रुपए के आसपास में है। दूसरा आपका यू कैन से डिप्रिसिएशन जो 120 से 140 करोड़ रुपए के आसपास में है। दोनों को ऐड कर देते हैं तो मोटा-मोटी लगभग 240 करोड़ रुपए, 250 करोड़ रुपए के आसपास का इनका यू कैन से अमाउंट बनेगा फाइनेंस कॉस्ट का प्लस आपका डिप्रिसिएशन कॉस्ट का। इनका एबिटा कितना बना था? लगभग 650 करोड़ रुपीस का। उसमें से यदि मैं इनका यू कैन से ये फाइनेंस कॉस्ट और डिप्रिसिएशन कॉस्ट रिड्यूस कर देता हूँ, तो इनका आपका कितना बनेगा? प्रॉफिट बिफोर बिफोर टैक्स कितना बनेगा? पीबीटी कितना बनेगा? 400 करोड़ रुपए के आसपास में। अदर इनकम इनकी ऐसे कोई बड़ी नहीं आती है, 4-5 करोड़ रुपए की आती है, वो इसमें कैसे एडजस्ट हो जाएगी पता ही नहीं लगेगा। मैंने यहाँ पे मोटा-मोटी कैलकुलेशन करने की कोशिश करी है। तो पीबीटी बना आपका लगभग 400 करोड़ रुपए के आसपास में। यदि मैं 24 से 25% का टैक्स स्लैब इनका लेता हूँ, तो मोटा-मोटी इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बनेगा? समथिंग 300 करोड़ रुपए के आसपास में। तो आप देखो 300 करोड़ रुपीस का इनका प्रॉफिट, लास्ट ईयर इनका FY26 में प्रॉफिट कितना था? आई थिंक 230 करोड़ रुपए के आसपास में था। तो प्रॉफिट की ग्रोथ रेट में भी कौन से 25-30% के आसपास में इनकी एक्सपेक्टेड हो सकती है FY27 के अंदर। जिस तरह से इनका फाइनेंस का कॉस्ट जोड़ा जा रहा है एंड जैसे इनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट भागा जा रहा है, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करने की यहाँ पे कोशिश करी है। ऑल्दो एक बार देखते हैं क्वार्टर 1 FY27 के इनके रिजल्ट आते हैं, जो पोस्ट आईएनडी एंड एस पोस्ट इंडिया जो है जो मेथड है अकाउंटिंग वाला, उसको किस तरह से लोग यूटिलाइज करते हैं। क्वार्टर 4 को देखते हुए तो साफ-साफ यही पता लग रहा है, जो इन लोगों ने क्वार्टर 3 के अंदर बोला था कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट हम लोग अकाउंटिंग मेथड चेंज किया है, उसके बेसिस पे तो ये लग रहा है कि 250 करोड़ इनका जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में और साथ में डिप्रिसिएशन कॉस्ट में। तो 300 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनका कैलकुलेशन होके आता है। ऑल्दो ऊपर नीचे कुछ हो जाए 15, 20, 30 करोड़ से, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट मैंने यहाँ पे एक लम सम नंबर यहाँ पे अराउंड ऑफ करने की कोशिश करी है। करंट मार्केट कैप कितनी है? लगभग 2700 करोड़ रुपए की। तो फॉरवर्ड पी रेशियो कितना आएगा? लगभग 9 के आसपास में, मतलब 2700 करोड़ रुपीस की मार्केट कैप, 300 करोड़ रुपीस का डिवाइड किया मैंने फॉरवर्ड पैट का, तो मोटा-मोटी आपकी मार्केट फॉरवर्ड पी रेशियो है 9 का आया है। FY27 का बिजनेस ग्रोथ रेट कितने से हो रहा है? लगभग 35% के आसपास में। प्रॉफिट की ग्रोथ रेट कितनी है? 25 से 30% के आसपास में। तो इनका मोटा-मोटी फॉरवर्ड पैक रेशियो आप निकालोगे तो फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ रेट का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी रेशियो आपका कितना है? लगभग 9 के आसपास का। बिजनेस की ग्रोथ रेट कितनी है? 35% के आसपास में। तो इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो आता है 0.3 के आसपास में। लगभग यदि मैं 30% का भी डिवाइड करता हूँ, तो मोटा-मोटी इनका फॉरवर्ड पैक रेशियो आएगा 0.3 के आसपास में।
सो आप देखो ठीक है, एक ईएफसी लिमिटेड एक कंपनी है जो मतलब लीजिंग सेगमेंट से बिलॉन्ग करती है, बट इनका 50% वर्टिकल बी2बी ऑर्डर बुक वाली कंपनी से बिलॉन्ग करता है। मैं मतलब समरी करते टाइम पे वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज़ आपको वो रिस्क फैक्टर हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो ईएफसी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी जो एफवाई 27 के अंदर अपने बिज़नेस को अराउंड 35% के आसपास में ग्रोथ करा सकती है और उस कंपनी का स्टॉक यहाँ पे लगभग 0.3 के आसपास के फॉरवर्ड प्राइस रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगेन गिवन द कंडीशन, मतलब मैं यहाँ पे कंडीशनल चीजें यहाँ पे रख रहा हूँ। यदि इनका यू कैन से जो डिजाइन एंड बिल्ड वाला वर्टिकल है उसका कैश जनरेट होना चाहिए, तब जाके यू कैन से हमें कंपनी ठीक लगेगी। यदि वो कैश जनरेट नहीं हुआ, रिसीवेबल्स के अंदर रह गया एंड साथ में H1 FY 27 के रिसीवेबल्स और बढ़ गए, तो हमारे लिए और यहाँ पे थोड़ा इस बिजनेस के लिए हमें रेड अलर्ट आना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। आप समझ गए होंगे मेरी बात अब तक। तो ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है इसके अंदर कंडीशनल कैलकुलेशंस है, मतलब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि 35% का बिजनेस ग्रोथ कर लेंगे तो काम हो जाएगा। कंडीशनल कैलकुलेशन है कि इनका बिजनेस अच्छे से ग्रोथ भी होना चाहिए एंड साथ में इनका जो रिसीवेबल्स है वो कैश में कन्वर्ट भी होना चाहिए, तभी तो जाके लोग सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएंगे। अदरवाइज फिर लेट्स से चलो एफआई 27 में तो आप 35% से ग्रोथ कर लोगे, आपका रिसीवेबल्स में कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, तो एफआई 28 में ग्रोथ कहां से करोगे, या फिर से क्यूआईपी करोगे? तो फिर वही दिक्कत होगी जो केन्स टेक्नोलॉजी के साथ में हुई है। तो आई थिंक आप मेरी बात अब तक समझ गए होंगे, बिकॉज़ मैं इसी बात को 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूं पूरे डिस्कशन के अंदर। तो आई थिंक ओवरऑल जो मैंने यहाँ पे एनालिसिस किया ईएफसी लिमिटेड का, यहाँ पे मैंने जस्ट एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है कि मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या फिर पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज मैं बारी-बारी से आप लोगों को बोलता रहता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा बस केवल इतना ही टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं, आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के खुद के पोर्टफोलियो का डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से ले सको। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। यदि आपके कोई क्वेरी डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उन सारी क्वेरीज को वहां पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।